नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। सहृदय नमस्कार। जय माँ गंगे। भाई, आज कैप से समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बोलना चाहता हूँ। राजनीति। राजनीति के विषय में मैं क्या बोलूँ, मज़ा नहीं राजनीति के बारे में बोलना, क्योंकि राजनीति का कोई राज ही नहीं है। राज है सिर्फ छल कपट। और मैं बोलना चाहता हूँ कि वह छल कपट और राजनीति हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, माता पिताओं में, रिश्तेदारों में बहुत तादाद में आ चुकी है। और इससे आपने देखा होगा कि कितने ही रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और मनुष्यता लोगों के अंदर से खत्म होती जा रही है। लोगों ने अपने बच्चों को जो हरासमेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों को, जिनको अपने ही लोगों को, देखो मेरे परिवेश में जो आएंगे मैं उन्हीं के बारे में जानता हूँ। अच्छा भी करूँगा तो भी और बुरा करूँगा तब भी। मैं एक परिवार के बीच में रहता हूँ, तो जो मेरे परिवेश में रहते हैं उनके बारे में हम ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं और उनका नुकसान भी करते हैं और फायदा भी करते हैं। तो आज के स्वार्थों के कारण राजनीति इतनी घुस गई है हमारे परिवारों में, इतनी अंदर तक उन्होंने पेट बना ली है, यानी कि जड़ें जमा ली है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं या अमृत दे रहे हैं। हम राजनीति के तौर पे के बेटा के बारे में मेरे से पूछते हैं, मिलते ही नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी, नमस्कार नमस्कार, ठीक है भाई, ठीक है जी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? भाई कुछ भी कर रहे हो, तुझे क्या मतलब? अरे कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसा नहीं कहते, सच में ही नहीं कहते। हम कहते हैं ठीक है, बढ़िया है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तब भी अरे इंजीनियरिंग की हुई है, बढ़िया, अपना जो घर से ही काम कर रहे हैं, होम टू वर्क। वो एक नया एक चला है अभी ट्रेडिशन, होम टू घर से ही कंपनी का काम। यही मतलब है ना भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा, यही कह देते हैं। खैर, हम कभी भी सच नहीं बताते। अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको कभी सच नहीं बताते कि खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं बताते? कि हमारी रेपुटेशन खराब होती है। क्यों? अरे सच बताओ ना, क्या जरूरत है, किस जरूरत है? अब बताने की भी जरूरत है? उससे कह देना भाई ठीक है, बढ़िया है, मजे में है, खुश है, आनंद में है, कुछ करना ही जरूरी थोड़ी है। मैंने किया है ना, मैंने करने के बाद मैं 55 साल का हो गया, बीबी बीच में रही नहीं, उसी कर्म करते हुए वो शरीर छोड़ के निकल ली उसकी बीमारी के कारण, वो आनंद प्राप्त कर नहीं पाई। तो बच्चे तो आज आनंद के अधिकारी हैं, पर नहीं कह पाते। नहीं, राजनीति घुस गई ना हमारे दिमाग में। खैर, मैं अपना टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, और वीडियो को अंत तक देखना, बार बार देखना। जिसने अपने परिवारों को उजड़ने से बचाना है और अपने दिमाग से फतूर निकालना है कि हम बच्चों को ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, हम कनाडा भेज रहे हैं, रसिया भेज रहे हैं, फलाने डिग्री दिला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमने बच्चों के घर बसा दिए, हमने ये कर दिया, ये सब बकवासबाजी है। आप कुछ नहीं कर सकते, सच में, वाक्य में ही कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने रच रखा है, जो रच रखा ना वो होगा। तो इसलिए आचार्य रजनीश के द्वारा क्या शब्द कहे गए हैं उसके विषय में जरूर जान लें। आचार्य रजनीश भी राजनीति के शिकार हुए और अमेरिका की सरकार ने मरवा दिया, भारत सरकार से ही स्लो पॉइजन दे दिया। राजनीति क्या कर सकती है ये देखिए, और क्या कर सकती है हमारे घरों में, कहाँ से कहाँ तक अपने बच्चों को भी नष्ट कर रहे हैं, हम ताबूत तैयार कर रहे हैं। अगर आज बच्चे आनंद नहीं ले सकते तो वो 60 साल, 65 साल, 45 साल बाद आनंद लेंगे, जब आपकी तरीके से वो कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आनंद आज की वस्तु है भाई,
अब भी लो, एट द प्रेजेंट। और भाई हमने कमाया ना, बहुत से लोग कह देते हैं कि हमने तो इतना कमा दिया, कई पीढ़ी खा सकते हैं, घंटा खा सकते हैं, कुछ भी नहीं। आज तुम नहीं खा सकते, वो 45 साल बाद खाएंगे। अरे खाना है, खिलाना है तो अब भी एट द प्रेजेंट में खिलाइए भाई, अभी आनंद में उतरिए। आनंद, अगर आनंद आ गया उसको खाने में तो आज ही आनंद आएगा, कल नहीं। आनंद अंदर की वस्तु है, किसी बाहर की वस्तु से नहीं मिलती। सच्चाई है ये, जीवन का रहस्य जान लेना। किसी रसगुल्ले में, रसमलाई में नहीं रखी। किसी राजनीति के पक्षधर मत बनो, अपने बच्चों के बीच में राजनीति मत चलाओ। जो है वो बहुत कुछ है। ये मनुष्य को दी ना आंखें, बेशकीमती हैं, ये कान बेशकीमती हैं। जो मनुष्य इसके अंदर रह रहा है, चेतन आत्मा, वो बेशकीमती है। मैंने देखा है, मेरे बहुत नज़दीकी से पत्नी हुई, भांजे हुए, बहन हुई, पिता हुए, माता हुए, निकल के चेतना चली गई और शरीर यहीं पड़ा रहा, वही बुद्धि रही, कुछ नहीं बचता। माय डियर, आज ही है। तो सुनिए, पूरा सुनिए, बार बार सुनिए। अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो बार बार सुनिए। किसी को दोष मत दीजिए, अपने दोष निकालिए, सब कुछ यहीं पे है। हरिओम। सुनिए, आनंद लीजिए। वीडियो लंबी है, समय निकाल कर बार बार सुनिए और आनंद लीजिए। हरिओम, नमस्कार। पूछा है कि राजनीति के संबंध में मेरे क्या विचार हैं। छोटी सी कहानी कहता हूं और उसी कहानी से आप समझने की कोशिश करना कि मेरे क्या विचार हो सकते हैं। एक अमावस की रात में, घनी अंधेरी रात में, एक उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ था। अंधेरी रात थी। दो छछूंदर दरख्त के नीचे किसी पोल में रहते होंगे, वो निकले डरे हुए से, कोई उन्हें देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। तभी उल्लू ने ऊपर से कहा, हु। छछूंदरों ने समझा कि ये उल्लू क्या अंग्रेजी बोलता है। हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा बोलना पसंद नहीं करते, इसलिए शक में कोई आश्चर्य नहीं था। छछूंदरों ने भी बहुत से अखबार देखे और पढ़े सुने थे, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो भी समझने लगे थे। उन्होंने समझा ये पूछ रहा है कौन, हु। समझा ये पूछ रहा है कौन। छछूंदर तो वैसे ही डरे हुए थे। निकलते वक्त तो उन्होंने देखा अंधेरे में भी कौन देख रहा है, और किसने पूछा कौन। तो उन्होंने पूछा क्या आप हमको देख रहे हैं। उल्लू ने फिर कहा हु। लेकिन छछूंदरों ने समझा कि यू। उन्होंने कहा कि तुम, अरे हम तुम्हें भली भांति पहचानते हैं। छछूंदर तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा क्या आपको अंधेरे में दिखाई पड़ता है। अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सतयुग में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखाई पड़ता था। सर्वज्ञ होते थे, त्रिकालज्ञ होते थे, अंधेरे में देखने वाले लोग होते थे। अब यहाँ कलयुग में कहा कि अंधेरे में किसी को दिखाई पड़ता हो। उल्लू ने फिर कहा हु। छछूंदरों ने समझा कि वो कह रहा है टू। वो दो ही छछूंदर थे, वो तो घबरा गए। का निश्चित ही कोई सतयुगी पुरुष शायद धर्म की हानि हो गई है, इस कारण अवतार लेके मौजूद हुए। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और कहा कितना अच्छा न हो कि आप सब राज्य का कारोबार संभाल लें। यहाँ तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। सब राज्य का कारोबार आप संभाल लें तो कितना अच्छा न हो। वो गए और उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री को जाके निवेदन किया कि अब राज्य के नेता के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं। एक ऐसे प्रज्ञाशील व्यक्तित्व को हम खोज के आ गए हैं जो न केवल अंग्रेजी बोलना जानता है बल्कि अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है, और अगर भारत के बाहर जाए तो बहुत से विश्वविद्यालय उसको डॉक्टरेट देंगे।
इसमें कोई शक शुबा नहीं। और भी बड़े आश्चर्य की बात है, उसे अंधेरे में दिखाई पड़ता है, और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है उसके हाथ में अगर मुल्क हो तो सब ठीक अपने आप हो जाएगा। अंधेरे में दिखाई पड़ना। मंत्री अभी अभी चुना गया एक गधा था। ऐसा नहीं था कि उस राज्य में और लोग नहीं थे, लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मंत्री बनने को राजी नहीं हो रहा था। वो भी नया नया चुना गया था, पढ़ा लिखा तो नहीं था। इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंधेरे में भी देखते हैं, तब तो जरूर मैं चलूं, उनकी परीक्षा कर लूं, और अगर ये बात सच है तो क्यों ना उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। वो गया और अपने 2-4 साथी मंत्रियों को भी ले गया। उसी वक्त वो गए, राज्य के लिए नेता की जरूरत थी। उन्होंने जाके पूछा, कुछ प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने में उनको वैसी दिक्कत हो गई जैसे मंत्रियों को किसी का इंटरव्यू लेते वक्त होती कि क्या पूछे। उत्तर देने वाले की दिक्कत तो दूर है, तो पूछने वाले की भी दिक्कत होती है कि क्या पूछे। तो उन्होंने जाके पूछा, क्या आप बता सकते हैं हमारे पास कितने छछूंदर बैठे हैं? उल्लू ने कहा हु। छछूंदर ने कहा देखो, कहा ना उसने टू। गधे ने कहा कि उत्तर तो बिल्कुल साफ दिया, अंधेरे में उसको 2 छछूंदर दिखाई पड़ रहे। गधे ने पूछा हमारे कितने कान हैं? उसने कहा हु। फिर उन्होंने समझा टू। का इस आदमी को क्या, इसको क्या अंधेरे में दिखाई पड़ता है और अंग्रेजी भी बिल्कुल साफ बोलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपा करें और राष्ट्रपति हो जाएं। उल्लू तो राजी हो गया, कौन उल्लू राजी नहीं हो जाएगा। वो वापस लौटे, कहा कि कल दोपहर में आपका स्वागत होगा, ओथ सेरेमनी हो जाएगी, वहीं फिर आपको शपथ ग्रहण हो जाएगी। कल दोपहर आप आ जाएं, राजभवन आ जाएं। फिर गए तो रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई, वो पत्रकार थी। उससे उस मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रपति तो मिल गए, अब देश का भाग सुधर जाएगा। न केवल वे अंग्रेजी जानते हैं बल्कि अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं, हो सकता है इंग्लैंड में ही पैदा हुए हो, ये भी हो सकता है कम से कम एंग्लो इंडियन हो। अगर ये भी न हो तो इतना तो तय है कि वो किसी साहिबी खानदान से संबंधित है। और फिर बड़ी बात यह है कि उनको रात में दिखाई भी पड़ता है, और मुल्क में अंधेरा भारी है, जिसको रात में दिखाई पड़ता है वो तो नौका खेके ले जाएगा। यही तो कठिनाई है कि रात में किसी को दिखाई नहीं पड़ता और मुल्क में घना अंधेरा है। लेकिन लोमड़ी तो पत्रकार थी, उसने जरा तर्क उठाया। उसने कहा इसका क्या पक्का भरोसा कि जिसको रात में दिखाई पड़ता हो उसको दिन में भी दिखाई पड़ता होगा। लेकिन सभी गधे हंसने लगे, वो जो सब मंत्रिमंडल था वो सभी हंसने लगा। उसने कहा कैसे पागल हो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें कह रहे हैं। अरे ये तो सीधा तर्क है, जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। ये तो सीधे तर्क की बात है, सीधा गणित है। जिसको रात में दिखाई पड़ता है उसको दिन में तो दिखाई पड़ेगा ही, जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है। वो सब हंसने लगे, उस लोमड़ी की बात तो टाल दी गई। दूसरे दिन उल्लू सब धस के चला, लेकिन तब दोपहर थी, सूरज ऊपर था। अब उसकी बड़ी मुसीबत हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो किसी तरह चल रहा है। तो वो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि टकराने का डर था। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक राष्ट्रपति चुना, कितनी गंभीर चाल से चल रहा है, कितना जरूर कुलीन है, किसी अच्छे परिवार का है। चाल देखो कितनी धीमी, आहिस्ता, कितनी गंभीर। वो गंभीर चलता हुआ, वो अपना डरा हुआ है क्योंकि अब उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है, आंखें उसकी झपी जाती हैं, लेकिन वो अपने को साधे हुए, संयत, चाल ढाल सब संयत, वो वहां पहुंचा। उन सब ने स्वागत किया, उसको मालाएं पहनाई, वो उस राज्य का राष्ट्रपति हो गया। अब वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। अब दिन का वक्त था, दोपहर तेज थी, देर तक धूप पड़ने से और देर तक फूल मालाएं और फोटोग्राफर
और उनके फ्लैश लाइट की चमक उल्लू बड़ी दिक्कत में पड़ गया। उसको अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अब वो किसी तरह वापस भाग के अपने घर पहुंचना चाहता था कि जंजीर से छूटे और अंधे होने का पता न चल जाए। वो चला तो अब जब नेता चला तो उसके पीछे सारे जानवर चले, सारा मंत्रिमंडल चला। अब उल्लू को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो गड्ढों में गिर पड़ता है, रास्तों के उल्टे सीधे हिस्सों पर पहुंच जाता है। तो उसके पीछे उचक उचक के वो जानवर भी गिरने लगे जिनको दिखाई पड़ता था, क्योंकि जहां नेता जाता है वहां अनुयायी जाते हैं। और जब उनको चोटें लगने लगी और टांगे टूटने लगी तो उल्लू ने कहा घबराओ मत, ये तो बनते हुए राष्ट्र में अनेक मुसीबतें आती ही हैं और अनेक चोटें आती हैं, और जो शहीद हो जाएंगे वो भी न घबराएं। शहीदों की कब्रों पर जुड़ेंगे मेले, उनकी चिताओं पर मेले भरेंगे, तो बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन कुछ मरने लगे पक्षी पशु, कुछ तो छोड़ के भाग गए, लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहां जाते भाग के, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में घुस जाए उसके लिए बाहर दुनिया में फिर भागने की कोई जगह नहीं रह जाती। उसको और ऊपर ही ऊपर जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो उनको तो राष्ट्रपति के पीछे जाना ही था, तो वो तो गए, गिरने लगे, लेकिन जहां राष्ट्रपति जाए वहीं उनको जाना पड़े। अनेक उसमें मर गए। तो राष्ट्रपति ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान करेंगे, बड़े बड़े ओहदे देंगे, तुम्हारे फोटो लगाएंगे, देश में तुम्हारा नाम होगा। देश ऐसी तो बनता है, जब कोई मरेगा नहीं तो देश कुर्बानी नहीं देगा तो बनेगा कैसे। बात तो ठीक ही थी। और विश्वास से पीछा करो, क्योंकि विश्वास फलदायी है। सोच विचार की इसमें जरूरत नहीं है। सोच विचार सभी करने लगेंगे तो मुल्क मर जाएगा। सोच विचार मुझ पे छोड़ो। आखिरकार किसी तरह वो उस रास्ते पर पहुंच गए जो राजपथ था, कंक्रीट का बना हुआ बड़ा पथ था। तो सब मंत्रिमंडल के लोग प्रसन्न हुए कि देखो आखिर मुसीबत झेली, परेशानी हुई, कई योजनाएं गुजरी, लेकिन फिर आ तो गए, हम आ तो गए। आखिर राजपथ पर जब नेता का पीछा किया, कुर्बानी दी, तो आखिर राजपथ मिल गया। आ गए राजपथ पर। वो राजपथ पर बीच में उल्लू चलने लगा, आसपास उसका मंत्रिमंडल, बाकी जनता तो घसीट के पीछे रह गई थी। अब तो कोई साथ नहीं था जनता में से, तब कोई साथ नहीं था। मंत्रिमंडल था और राष्ट्रपति थे और वो चले जा रहे थे। और तभी उधर से जोर से एक ट्रक कोई 50-60 मील की रफ्तार से आता हुआ, लेकिन उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता था। वो तो अकड़ से चला जा रहा था, उसके आसपास मंत्रिमंडल चल रहा था, लेकिन गधों को दिखाई पड़ता था। गधों ने कहा कि देखिए तो सामने से ट्रक आ रहा है, आप डरते नहीं हैं, बड़े निर्भय मालूम होते। उल्लू ने कहा कौन डरता है? जब नेता न डरे तो अनुयायी क्यों डरे, और डरे तो फिर मंत्रिमंडल में रहने की गुंजाइश न रह जाए। तो वो बढ़ते ही गए, आखिर वो ट्रक ऊपर ही आ गया और वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सब उसके नीचे दब गए। वो सब लाशें पड़ी रह गई। पीछे ट्रक जहां लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, वहां ये नहीं लिखा था, वहां लिखा था समय काल। ये छोटी सी कहानी मैं कहता हूं, और जिंदगी की धुरी करीब करीब ऐसी मूर्खताओं के किनारे पर बहुत अनेक सदियों से घूमती रही है और आज भी घूम रही है। और ऐसा नहीं कि किसी एक देश का ऐसा दुर्भाग्य हो, सारी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्य है। जब तक राजनीति सर्वोपरि है, तब तक मनुष्य के जीवन में न तो आनंद हो सकता है, न शांति हो सकती है। क्योंकि राजनीति सर्वोपरि होने का अर्थ यह है, इस जीवन में, इस जगत में जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस होंगे, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो महत्वाकांक्षी है उसे अपने अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बातें सब करता हो, उसे अपने अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे अपने अतिरिक्त किसी और से मतलब होता तो वो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हिंसक होता है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंधा होता है। महत्वाकांक्षा अंधा कर देती है, वो कुछ भी कर सकता है। और दुनिया भर में राजनीति इतनी प्रभावी है, उसकी वजह से जो जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, जितने अंधे, जितने क्रूर और कठोर और जितने हिंसक,
वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं और वे जीवन को परिचालित करते हैं और उनके द्वारा जीवन चलता है। इसलिए तो आए दिन रोज युद्ध हो जाते हैं दुनिया में। 3000 साल में 4500 युद्ध हुए हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। ये घबराने वाला तथ्य नहीं मालूम होता आपको? ये कितना आश्चर्यजनक है। 3000 साल के इतिहास में 4500 लड़ाइयां, मसलन रोज ही लड़ाई चलती रही है। और जिन दिनों लड़ाई नहीं चली है वो दिन शांति के दिन नहीं रहे, नई लड़ाई की तैयारी के दिन रहे। उस वक्त नई लड़ाई की तैयारी चलती रही है। मतलब आदमी के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लड़ने का समय और लड़ाई की तैयारी करने का समय। शांति जैसी चीज आज तक न जानी गई है और न परिचित है। और ये कैसे हुआ है? राजनीतिक केंद्र है तब तक ऐसा ही होगा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी है वो हिंसक है और जो हिंसक है वो अंततः युद्ध में ले जाएगा। चाहे किसी भी मार्ग से जाए, राजनीति की अंतिम परिणति युद्ध है। राजनीतिक दृष्टि ही युद्ध और हिंसा पर खड़ी होती है। अगर मेरे भीतर राजनीतिक होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको पीछे हटाऊं और मैं आगे जाऊं। मेरे मन में पॉलिटिशियन का अर्थ ये नहीं है कि जो आदमी सिर्फ इलेक्शन लड़ता है वो राजनीतिक हो गया। मेरी दृष्टि में राजनीतिक से अर्थ है वो व्यक्ति जो दूसरों को पीछे हटा के खुद आगे जाना चाहता है किसी भी दिशा में। जब सारी दुनिया इस भांति पॉलिटिकल माइंडेड होगी, इस भांति महत्वाकांक्षी होगी और दूसरों को पीछे हटा के आगे जाना चाहेगी, तो दुनिया में संघर्ष और कलह अनिवार्य है। व्यक्ति यही करते हैं, समाज यही करते हैं, राष्ट्र यही करते हैं, तो फिर युद्ध अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से ठीक दूसरे छोर पर खड़ा होता है। धार्मिक व्यक्ति का आग्रह यह है, उसकी सारी की सारी चिंतना और साधना यह है कि वो अंतिम होने में समर्थ हो जाए, और राजनीतिक की चिंतना यह है कि वो प्रथम होने में समर्थ हो जाए। क्राइस्ट ने एक वचन कहा है कि धन्य है वे जो अंतिम होने को राजी हैं, और सच में ही वे धन्य है जो अंतिम होने को राजी हैं। सुबह मैंने जो चर्चा की है अंतिम होने का मेरा क्या अर्थ है वो आपके ख्याल में आया होगा। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अंतिम होने को राजी है, और राजनीतिक चित्त वो है जो प्रथम होने के सिवाय तृप्त नहीं हो सकता। और जब तक दुनिया में इस प्रथम होने की दौड़ होगी तब तक जीवन में कैसे शांति हो सकती है। राजनीति एक घातक रोग की तरह मनुष्य जाति को पकड़े रही है, और अभी भी पकड़े हुए है, और रोज बढ़ती जा रही है। बहुत खतरा है, या तो राजनीति बचेगी या मनुष्य जाति बचेगी, ये 2 विकल्प है। अगर दुनिया में राजनीतिक चित्तता इसी तरह बढ़ती गई तो मनुष्य नहीं बचेगा, मनुष्य नहीं बच सकता है। राजनीति का अंतिम परिणाम तीसरा महायुद्ध होगा, अंतिम परिणाम, और वो युद्ध होगा विश्व युद्ध। वो कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा कि छोटी मोटी लड़ाई जो हम पहले लड़ते रहे, वो राणा प्रताप और शिवाजी वाली लड़ाई होने वाली नहीं है कि निकाल ली तलवार और खड़े हो गए। वो अब नहीं होने वाली। घोड़े मोड़े पर बैठ के बहादुरी दिखाने का मौका नहीं है। वो लड़ाई तो बहुत अद्भुत होने वाली है, वो तो होने वाली है टोटल वार, वो तो होगा समग्र युद्ध, उसमें तो सारी मनुष्य जाति नष्ट होगी। और राजनीतिक सारी दुनिया में कहते हैं हम शांति चाहते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, राजनीतिक शांति चाह ही नहीं सकता, क्योंकि जो शांति चाहता है उसे अंतिम खड़े होने के लिए राजी होना चाहिए। जो युद्ध चाहता है उसे प्रथम होने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रथम होने की चेष्टा करने वाला कहे कि हम शांति चाहते हैं तो झूठी बातें कर रहा है। वो वैसी बातें कर रहा है जैसे मछलियां पकड़ने को कांटे पर आटा लगा देते हैं। आटा खिलाने की इच्छा नहीं होती मछलियों को, कांटे में फंसाने की इच्छा होती है, लेकिन बिना आटे के मछली नहीं फंसती है। बिना शांति की बातें की युद्ध नहीं होता है। सारे दुनिया के सभी युद्ध शांति के नाम पर लड़े गए हैं। शांति चाहते हैं इसलिए युद्ध करेंगे। शांति के लिए युद्ध। अभी हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा।
ऐसी मूढ़ताएं भी कहते वक्त कोई संकोच नहीं होता है। शांति के लिए युद्ध, सब युद्ध अच्छे अच्छे नामों के लिए लड़े गए हैं, क्योंकि आटा लगाना पड़ता है कांटे में, तब मछली फंसती है। और राजनीतिक समझता रहा है मनुष्य के मन को, अच्छे अच्छे नारे और पीछे युद्ध, अच्छे अच्छे नारे और पीछे हिंसा, अच्छी अच्छी बातें और पीछे सब विकृति आगे आ जाती है। अब वो विकृति इतनी बड़ी हो गई है कि हो सकता है पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। तो क्या अब और भी मनुष्य जाति को राजनीतिक रहने की सुविधा है? मेरी दृष्टि में नहीं, क्योंकि राजनीति अंतिम मृत्यु हो जाएगी। वक्त आ गया कि मनुष्य का राजनीति से छुटकारा होना चाहिए, उसका चित्त राजनीतिक नहीं रह जाना चाहिए। जीवन में बड़े मूल्य हैं, संस्कृति के मूल्य हैं, धर्म के मूल्य हैं, साहित्य के मूल्य हैं, काव्य के, प्रेम के, सौंदर्य के, सब क्षीण हो गए हैं। सबके ऊपर राजनीतिक बैठ गया है, सब विलीन हो गया है, सबके केंद्र में राजनीति हो गई है। ये तो ऐसे हुआ है जैसे कि किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मा तो गौण हो जाए, हाथ पैर प्रमुख हो जाएं, तो व्यक्तित्व कुरूप और अपंग हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में राजनीति केंद्रीय नहीं हो सकती, नहीं उसे होना चाहिए। धर्म केंद्रीय होना चाहिए, सौंदर्य केंद्रीय होना चाहिए, काव्य की अनुभूतियां केंद्रीय होना चाहिए, राजनीतिकता केंद्रीय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय तो, और इस समय क्या, हमेशा से राजनीति प्रमुख रही है, केंद्रीय रही है। क्या ये संभव नहीं है कि राजनीति केंद्र से हटाई जाए? अगर नहीं हटाई गई तो मनुष्य मिटेगा। और दो ही विकल्प हैं, या तो राजनीति जाए या मनुष्य जाएगा। मुझे दिखाई पड़ता है राजनीति जानी चाहिए। कैसे जाएगी? जाएगी नॉन एम्बिशियस माइंड के पैदा होने से, गैर महत्वाकांक्षी मन के पैदा होने से राजनीति जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इस राजनीति, उस राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं कि ये पार्टी और वो पार्टी और ये दल और वो दल, नहीं, मैं तो राजनीति की बात कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया से राजनीतिक चित्तता जानी चाहिए और दुनिया में धार्मिक चित्तता आनी चाहिए। और दोनों का केंद्र क्या है? राजनीतिक चित्तता का केंद्र है महत्वाकांक्षा, और धार्मिक चित्तता का केंद्र महत्वाकांक्षा नहीं है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा है कि अगर महत्वाकांक्षा न हो तो फिर जीवन में विकास ही नहीं होगा। निश्चित ही अभी जिस विकास को हम जानते हैं वो महत्वाकांक्षा के ही द्वारा होता है, लेकिन सच में क्या जीवन का विकास हुआ है? कभी ये सोचा कि विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? आपके पास अच्छे कपड़े हैं 1000 साल पहले से, इसलिए विकास हो गया? या कि आपके पास बैलगाड़ियों की जगह मोटर गाड़ियां हैं इसलिए विकास हो गया? क्या आप झोपड़ी की जगह बड़े मकान में रहते हैं सीमेंट कंक्रीट के, इसलिए विकास हो गया? ये विकास नहीं है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य की आत्मा में कौन सी ज्योति जली है जिसको हम विकास कहें? कौन सा आनंद स्फुरित हुआ है जिसको हम विकास कहें? मनुष्य के भीतर क्या फलित हुआ है? कौन से फूल लगे हैं जिसको हम विकास कहें? कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता, कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता। एक कोल्हू का बैल चक्कर काटता रहता है अपने घेरे में, वैसा ही मनुष्य की आत्मा चक्कर काट रही। हाँ, कोल्हू के बैल पर कभी रद्दी कपड़े पड़े थे, अब उस पर बहुत मखमली कपड़े पड़े, लेकिन इससे विकास नहीं हो जाता। या कोल्हू के बैल पर हीरे जवाहरात लगा के हम कपड़े टांग दें तो भी विकास नहीं हो जाता। कोल्हू का बैल है और चक्कर काटता रहता है, और उस चक्कर काटने को ही वो सोचता है मैं बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर हजारों साल से उसमें कोई परिलक्षण ज्ञात नहीं हुआ जिससे वो आगे गया हो, कि उसकी चेतना ने नए तल छुए हों, कि उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हुई हो, कि उसकी चेतना ने आकाश की कोई और अनुभूतियां पाई हो, कि उसकी चेतना पृथ्वी से मुक्त हुई हो और ऊपर उठी हो, कि वो परमात्मा की तरफ गया हो। ये कोई विकास नहीं हुआ है। महत्वाकांक्षा अगर है तो इस तरह का विकास हो ही नहीं सकता। विकास हो सकता है कि मकान बड़े होते चले जाएंगे,
और ये घड़ी आ सकती कि मकान इतने बड़े हो जाएं कि आदमी को खोजना मुश्किल हो जाए, वो इतना छोटा हो जाए। और ये घड़ी आ सकती है कि सामान इतना ज्यादा हो जाए कि आदमी अपने ही हाथ के द्वारा बनाए गए सामान के नीचे दबे और मर जाए। और ये हो सकता है कि एक दिन हम इतना विकास कर लें, ये तथाकथित विकास, कि हमारे पास सब हो, सिर्फ आदमी की आत्मा न बचे। एक बार ऐसा हुआ, एक नगर में आग लग गई थी और एक भवन जल रहा था लपटों में, और भवनपति बाहर खड़ा था और रो रहा था और आंसू बह रहे थे और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लोग जा रहे थे और सामान ला रहे थे। एक सन्यासी भी खड़ा हुआ देख रहा था। जब सारा सामान बाहर आ गया तो सामान लाने वाले लोगों ने पूछा, कुछ और बच गया हो तो बताएं, क्योंकि अब अंतिम बार भीतर जाया जा सकता है, उसके बाद फिर आगे संभावना नहीं है, लपटें बहुत बढ़ गई हैं, यह आखिरी मौका है कि हम भीतर जाएं। उस भवनपति ने कहा, मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, तुम एक दफा और जाकर देख लो, कुछ हो तो ले आओ। वो भीतर गए, भीतर से रोते हुए वापस लौटे। भीड़ लग गई, सबने पूछा क्या हुआ, उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता है। वो कहने लगे, हम तो भूल में पड़ गए, हम तो सामान बचाने में लग गए। मकान मालिक का इकलौता लड़का भीतर सोया था, वो जल गया और समाप्त हो गया। सामान हमने बचा लिया, सामान का मालिक तो खत्म हो गया। वो सन्यासी वहां खड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है, लोग सामान बचा रहे हैं और आदमी समाप्त होता जा रहा है। और इसको हम विकास कहते हैं। ये विकास नहीं है। अगर यही विकास है तो परमात्मा इस विकास से बचाए। ये विकास नहीं है, ये कतई विकास नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा यही कर सकती थी, सामान बढ़ा सकती थी, शांति नहीं बढ़ा सकती थी। शक्ति बढ़ा सकती थी, शांति नहीं बढ़ा सकती थी। महत्वाकांक्षा दौड़ा सकती थी, कहीं पहुंचा नहीं सकती थी। फिर क्या हो अगर महत्वाकांक्षा न हो तो क्या हो? महत्वाकांक्षा नहीं, प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम? अपने व्यक्तित्व से प्रेम। अपने व्यक्तित्व के भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं हैं उनको विकास करने से प्रेम। अपने भीतर जो बीज की तरह पड़ा है उसे अंकुरित करने से प्रेम। प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा दूसरे की तुलना में सोचती है और विकास की ठीक ठीक दशा दूसरे की तुलना में नहीं सोचती, दूसरे के कंपैरिजन में नहीं सोचती। अपने विकास की, अपने बीजों को परिपूर्ण विकसित करने की भाषा में सोचती। इन दोनों बातों में फर्क है। अगर मैं संगीत सीख रहा हूं इसलिए सीख रहा हूं कि दूसरे जो संगीत सीखने वाले लोग हैं उनसे आगे निकल जाऊं, मुझे संगीत से न कोई प्रेम है, न अपने से कोई प्रेम है। मुझे दूसरे संगीत सीखने वालों से घृणा है, ईर्ष्या है। न तो मुझे अपने से प्रेम है और न मुझे संगीत से प्रेम है। मुझे दूसरे संगीत सीखने वालों से घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है। उनसे मैं आगे होना चाहता हूं। लेकिन क्या यही एक दिशा है सीखने की? और क्या ऐसा व्यक्ति संगीत सीख पाएगा जिसके मन में ईर्ष्या है, जलन है? नहीं। संगीत के लिए तो शांत मन चाहिए, जहां ईर्ष्या ना हो, जहां जलन ना हो। संगीत नहीं सीख पाएगा, और सीखेगा तो वो झूठा संगीत होगा। उसके प्राणों में न तो आनंद होगा, न उसके प्राणों में फूल खिलेंगे और न शांति आएगी। नहीं, एक और रास्ता भी है कि मुझे संगीत से प्रेम हो। संगीतज्ञों से ईर्ष्या और नफरत और घृणा नहीं, प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन नहीं, वरन मुझे संगीत से प्रेम हो और अपने से प्रेम हो। और मेरे भीतर संगीत की जो संभावना है वो कैसे बीज अंकुरित होकर पौधे बन सके, कैसे संगीत के फूल मेरे भीतर आ सके, इस दिशा में मेरी सारी चेष्टा हो। ये नॉन कॉम्पिटिटिव होगी, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है किसी और से। मैं अकेला हूं यहाँ और अपनी दिशा खोज रहा हूं जीवन में। किसी से संघर्ष नहीं है मेरा। मैं किसी को आगे पीछे करने के ख्याल में और विचार में नहीं हूं। जब तक दुनिया में इस भांति की प्रेम पर आधारित जीवन दृष्टि नहीं होगी तब तक दुनिया से, राजनीति से छुटकारा नहीं हो सकता। राजनीति एम्बिशन का अंतिम चरम परिणाम है। महत्वाकांक्षा सिखाएंगे, राजनीतिज्ञ पैदा होगा। महत्वाकांक्षा सिखाएंगे, कभी भी अहिंसक चित्त पैदा नहीं होगा, हिंसक चित्त पैदा होगा। इस सारी दुनिया की जो राजनीति फलित हुई है,
ये हमारी गलत शिक्षा का फल है जिसने महत्वाकांक्षा सिखाई है। गलत सभ्यता और गलत संस्कृति का फल है जो सिखाती है दूसरों से आगे बढ़ो, दूसरों से आगे निकलो, दूसरों से पहले हो जाओ। नहीं, सिखाना ये चाहिए कि तुम पूरे बनो, तुम पूरे खिलो, तुम पूरे विकसित हो जाओ। दूसरे से कोई संबंध नहीं सिखाया जाना चाहिए। दूसरे से कोई वास्ता भी क्या है। और इस दूसरे के साथ संघर्ष में, इस दूसरे के साथ प्रतियोगिता में अक्सर ये होता है जो हम हो सकते थे वो हम नहीं हो पाते, क्योंकि हमें इस तरह के ज्वर पकड़ जाते हैं जो हमारे प्राणों की प्रतिभा नहीं थी, जो हमारे प्राणों के भीतर की वास्तविक पोटेंशियलिटी नहीं थी, जिसके बीज ही हमारे भीतर नहीं थे, वो महत्वाकांक्षा में हमारे भीतर पकड़ जाते हैं। तब परिणाम ये होता है कि जो एक अद्भुत बढ़ई हो सकता था वो एक मूर्ख डॉक्टर होकर बैठ जाता है। तब परिणाम ये होता है कि जो एक अद्भुत डॉक्टर हो सकता था वो किसी अदालत में सिर पचाता है और वकील हो जाता है। तब परिणाम ये होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। जो जहां हो सकते थे वहां नहीं हो पाते और जहां नहीं होना चाहिए तो वहां हो जाते हैं, और जिंदगी सब बोझिल और भारी और कष्टपूर्ण हो जाती। जीवन के परम आनंद के क्षण वे हैं जब कोई व्यक्ति उस काम को खोज लेता है जो उसके भीतर की संभावना है। तब उसके व्यक्तित्व में एक निखार, एक प्रकाश, एक प्रफुल्लता आ जाती। अभी तो सारी दुनिया परेशान है और बोझिल है और बोर्ड है और उबी हुई है। उसका एकमात्र कारण है हर आदमी गलत जगह है, हर आदमी गलत जगह है। मुश्किल से कभी कोई आदमी ठीक जगह हो पाता है। और क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं से ज्वर पैदा कर देती है दूसरों को देखकर कि मैं ये भूल ही जाता हूं, मुझे ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं क्या होने को पैदा हुआ था। हर आदमी कुछ होने को पैदा हुआ है। हो सकता है वो एक बहुत अच्छे ढंग का बढ़ई होने को पैदा हुआ हो या एक बहुत अच्छे ढंग का चमार, लेकिन महत्वाकांक्षा की दुनिया राष्ट्रपति को आदर देती, चमार को तो आदर देती नहीं, इसलिए सभी राष्ट्रपति होना चाहते हैं, चमार कौन होना चाहेगा। तो जो एक कुशल कारीगर होने को पैदा हुआ था वो अकुशल राजनीतिक होकर समाप्त हो जाता है। नहीं, जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, उसके व्यक्तित्व के भीतर कुछ होने की संभावना है, प्रत्येक के भीतर। और जिस दिन भी दुनिया में नॉन एम्बिशियस समाज, गैर महत्वाकांक्षी समाज के आधार रखे जा सकेंगे, उस दिन दुनिया में बहुत लोग प्रफुल्लित उपलब्ध होंगे, बहुत लोग आनंद को उपलब्ध होंगे, बहुत लोग प्रसन्नता को उपलब्ध होंगे, बहुत लोगों के जीवन में प्रसाद दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वो जो काम जिसको लेने, जो उनके भीतर था, जो निकलेगा और अभिव्यक्ति होगी तो वो कुछ खिलेंगे। जैसे हर फूल खिल जाता है तो एक खुशी और सुवास देने लगता है, लेकिन मनुष्य जाति में बहुत कम फूल खिलते हैं, खिल ही नहीं सकते। महत्वाकांक्षा ने सारी जड़ें तोड़ डाली हैं, सारा जीवन नष्ट कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो एक कृपा करना, उनको महत्वाकांक्षा मत सिखाना। इससे बड़ी शत्रुता और कोई नहीं हो सकती कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को महत्वाकांक्षा सिखाएं, क्योंकि महत्वाकांक्षा उनके जीवन को नष्ट कर देगी, जहर की भांति उनके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये जहर अंतिम रूप में राजनीति में प्रकट हो रहा है। राजनीति से मनुष्य जाति का छुटकारा चाहिए। कैसे होगा? ये होगा धार्मिक चित्तता जितनी विकसित हो तो होगा। तो ज्यादा इस पर और नहीं कुछ कह सकूंगा। एक नए मनुष्य को जरूर ही पैदा होना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बोझिल, बहुत दुखी है, और वो नया मनुष्य किसी बिल्कुल नए आधारों पर विकसित हो सकता है। इन पुरानी परिपाटियों पर नहीं, इन लीकों पर नहीं जो अब तक चलती रही हैं। इस सारी लीकें खतरनाक हैं और टूट जानी चाहिए, और ये सारी कड़ियां जला देने योग्य हैं। और मनुष्य का अतीत शुभ नहीं रहा है, सुंदर नहीं रहा है, लेकिन उसका भविष्य सुंदर हो सकता है। लेकिन आकस्मिक रूप से नहीं हो जाएगा। ये कोई नियति नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। ये कोई आकाश के ऊपर से आदेश नहीं आएंगे कि अब सब ठीक हो जाएगा। हमें बहुत कुछ बदलाहट करनी होगी। मनुष्य के चित्त को जिन ईंटों से हम बनाते हैं वो बदलनी होंगी, मनुष्य को जो हम ढांचे देते हैं वो बदलने होंगे। और अगर एक सुंदर और स्वस्थ भविष्य लाना है तो हमें पूरी परंपराएं फिर से विचार कर लेनी होंगी। उनमें बहुत कुछ कचरा है जो जला देने योग्य है, बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ बीमार है जो नष्ट कर देने योग्य है। और जब तक इतना विद्रोह और विचार नहीं है
तब तक हम इसी कोल्हू के बैल की भांति अपने बच्चों को भी पेरेंगे, उनके बच्चों को वो पेरेंगे, और दुनिया में एक अद्भुत बीमारी, महारोग चल रहा है हजारों साल से, जो शायद आगे भी चलता रहेगा। इसे तोड़ने के लिए कुछ चिंतन और विचार आवश्यक है। मैंने जो कहा उस पर विचार करेंगे। मानने को मैं नहीं कहता हूं कि मैंने जो कहा उसे मान लेंगे, मैंने जो कहा उस पर विचार करेंगे तो शायद ख्याल में आ सकता है। निश्चित ही बहुत नई बात विचार करते वक्त कठिन मालूम पड़ती है, चौंकाती है, बंधी पर पाटी से दूर होने से मन को हिलाती है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। एक कारण से सिर्फ, अगर आज का समाज इतना गंदा, गर्हित और निंदित है तो जरूर इसकी बुनियादें कहीं न कहीं गलत होंगी। अगर बुनियादें सही होती तो ये समाज ऐसा कैसे हो सकता था? ये समाज इतना गलत है, जरूर इसकी बुनियादें गलत होंगी। उन बुनियादों को पुनर्विचार करने की जरूरत है। मन तो एक ही है, लेकिन मनुष्य ने मन को जिस भांति विकसित किया है, वो विकास की पद्धति गलत होने से मन अपने भीतर ही विभाजित हो गया है। मनुष्य का मन तो वही कहता है जो अत्यंत प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य की सभ्यता उस प्रकृति पर रोक लगाती है और कहती है कि ये गलत है, ये मत करना। बचपन से हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, ये गलत है, ये मत करना, ये बुरा है, ये मत करना, ये पाप है, इससे अहित होगा, इससे नरक होगा, इससे दंड मिलेगा। तो बच्चे के भीतर एक तो प्रकृति है जो कहती है कि ये ठीक है, और एक उसको सिखाई गई शिक्षाएं हैं वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, दूसरी बात ठीक है। परिणाम ये होता है कि हमेशा मन में द्वंद खड़ा रहता है। हमेशा कोई भी बात आ जाए मन में द्वंद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति कुछ और कहती है और ये सिखाई हुई बातें कुछ और कहती हैं। इस भांति मनुष्य के भीतर द्वंद बढ़ता जाए तो मनुष्य पागल भी हो सकता है। पागल इसी वजह से होता है। इसलिए जितनी सभ्यता बढ़ती है उतना पागलपन बढ़ता है, जितनी सभ्यता बढ़ती है उतने विक्षिप्त लोग बढ़ते हैं। अभी मैं सुनता था कि न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में तो हर एक मकान के बाद मनोचिकित्सक का दूसरा मकान और तख्ती लगी है। एक वक्त ऐसा आएगा, वहां के एक मनोवैज्ञानिक ने कहा 50 साल बाद न्यूयॉर्क में आधे मकान सामान्य लोगों के, आधे मकान मन की चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों के होंगे। कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि सभी मकान उनके हों। तो विकास होगा तो ऐसे ही होगा। सभ्यता जितनी बड़ी है, अगर उसकी ठीक ठीक गणना स्पष्ट हो तो आप घबरा जाएंगे। जितने असभ्य लोग हैं उनमें पागल होने की संख्या उतनी ही कम है। जितनी असभ्य जातियां हैं उनमें पागल होने की मात्रा बहुत कम है। और फिर जैसे सभ्यता बढ़ती है उतने ही पागल होने की संख्या बढ़ती चली जाती है। अमेरिका के हिसाब से इस समय अमेरिका में 40% लोग ठीक मानसिक स्थिति में नहीं है। 40%। बाकी 20% लोग किसी भी दिन अपने मानसिक संतुलन को खो सकते हैं। 60% हुए। शेष जो 40% हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब स्वस्थ हों। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डॉक्टरों के पास कभी गए नहीं। अमेरिका इस समय सबसे बड़ा सभ्य मुल्क है। अगर इसकी कोई भी कारण पूछना चाहे तो मैं कहूंगा क्योंकि पागलों की संख्या वहां सर्वाधिक है। जिस दिन कोई मुल्क पूरा का पूरा पागल हो जाएगा वो सभ्यता की चरम स्थिति होगी। आखिर ऐसा विकास हो रहा है, ये क्या हो रहा है? असभ्य आदमी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर बहुत कम नियंत्रण होते हैं। जो उसे ठीक ठीक भीतर से लगता है वो करता है। क्रोध आता है तो क्रोध करता है, गुस्सा आता है गुस्सा करता है, हत्या करने का मन होता है तो हत्या करता है। उसे जो ठीक लगता है, प्रेम होता है तो प्रेम करता है। उसे जो ठीक लगता है वो करता है, जो उसकी प्रकृति कहती। हम कहेंगे ये तो बड़ी पाशविक स्थिति हो गई, पशु की स्थिति हो गई। निश्चित ही ये स्थिति शुभ नहीं है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। तो हम क्या करें? तो हम ये सिखाते हैं कि क्रोध बुरा है, क्रोध को पी जाओ, क्रोध करो मत।
हम कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी से प्रेम हो जाए तो अपने मन को संयम में रखो, प्रेम करो मत। हम ये बातें सिखाते हैं ताकि आदमी पशु न रह जाए। पशु होने से तो बच जाता है, लेकिन फिर पागल हो जाता है। अभी तक दो ही विकल्प है, या तो पशु या पागल। ठीक आदमी हम कैसे पैदा करें? जो थोड़े बीच में रहते हैं वो आधे पशु होते हैं, आधे पागल होते हैं, इसलिए चलते चले जाते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। या ऊपर से तो शब्द होते हैं और भीतर से शब्द नहीं होते, तो भी चल जाता है। तो तीसरा विकल्प है पाखंड, कि दिखाओ ऊपर से कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, भीतर से जो प्रकृति कहती है वो किए चले जाओ। तो दो मुख पैदा हो जाते हैं आदमी के भीतर, भीतर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। बाहर शब्द और भीतर अपने पशु को कायम रखता है। या तो पाखंड पैदा होता है, और अगर जिद्दी हो और कहे कि मैं तो पूरी तरह सभ्य होके ही रहूंगा, तो फिर पागल होगा। और अगर जिद्दी दूसरा हो और वो कहे कि मैं तो कुछ भी न मानूंगा, मुझे तो जो सुखद लगता है वही करूंगा, जो प्रीतिकर लगता है वही करूंगा, तो वो पशु हो जाए। तब रास्ता क्या है इन तीन के पीछे? ये तीनों ही बातें गलत हैं। मनुष्य के भीतर जो वृत्तियां हैं वे दमन से नहीं शुभ की तरफ ले जाती हैं। उसकी मैंने बात की पीछे आपसे कि मनुष्य की वृत्तियों के दमन के दुष्परिणाम होते हैं। उससे वो सभ्य होता नहीं, सिर्फ सभ्य दिखाई पड़ता है, और इसलिए उसके मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। मनुष्य की पूरी प्रकृति का रूपांतरण होना चाहिए, दमन नहीं। तो आपने सुनी वीडियो, कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई भी समझ में नहीं आता, कहीं जहां पे भी समझ में नहीं आता, फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा, सच्चाई में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आनंद लिया है इस राजनीति से। नहीं, राजनीति छूट गई। सारे राज छोड़ दिए। मेरे से कोई पूछता सच्चे खुला बताता, भाई आनंद में है, घर में बैठे हैं, आराम मजे ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो तुमसे नहीं मांगने जाऊंगा, तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब जरूरत होगी कमा लेंगे। मौज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, खूब मौज ले रहे हैं। हरिओम, नमो नारायण। आज के लिए तो नहीं, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं समझता हूँ कि बहुत कठिनाई से पर एक बताता हूँ, जीवन सुधर जाएगा। आचार्य रजनीश की वो बातें मत कहिए जो राजनीति से प्रेरित होकर आपके दिमागों में भर गई हैं। उसको सुनिए, ज्ञान का भंडार है, सच्चाई है। हरिओम, हरिओम। आज के